Welcome students. After reflection in light, I am with you for a next session of video, that is refraction. You are giving good response to my videos and hopefully you are getting benefit in your exams. देखते हैं, चलो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट. लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जब लाइट किसी मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट होती थी, बट यहाँ पे डेविएशन होगा. रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना वेयर लाइट enters from one optical medium to another optical medium, and it changes its speed, and eventually by the result of changing in speed it changes its direction. This is the simple definition of refraction. Suppose देखिए आप, यहाँ पे हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं. तो ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पे जब कोई लाइट रे आएगी तो वो एक मीडियम में, और ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये ऑप्टिकल रेयर बोला जाएगा. ऑप्टिकल रेयर का मतलब है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है. जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम हो जाएगी. और इसी फिनोमिना के कारण वहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने में. चलो यहाँ पे लेते हैं, अगर सपोज दिस ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर, फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर ए लाइट रे इज कमिंग एंड हिटिंग द सरफेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, तो इट विल चेंज इट पाथ टुवर्ड्स, देखिए ये नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल जहाँ भी कोई कहीं भी हिट कर सकती है, वहीं पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल होगा. तो इस प्लेन के सपोज दिस इज ए बी, इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो नॉर्मल होगा. तो इट विल, अगर ये सेम मीडियम होता तो ये इधर जाती, बट इट विल नॉट गो हेयर, बट इंस्टेड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. देखोगे इस यहाँ पे आपको, अब देखोगे हमेशा व्हेन रेयर टू डेंसर I, angle of incidence or angle of refraction from normal will take, I is always greater than R. Angle I हमेशा R से बड़ा होगा when, or you can say in other language, you can say when a light ray travel from rear to optical denser, it will bend towards the normal. देखो इस फिनोमिना को समझने के लिए ऐसा भी आप जनरली बहुत जगह पे ऐसा इस तरह से एग्जाम्पल देकर हम समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज़ अ रोड एरिया, और यू कैन से दिस इज़ अ गुड पाथ जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और दिस इज मडी फील्ड, और यहाँ पे कोई सपोज एंगुलर किसी एंगल पे इफ वन कार इज कमिंग टू दिस टायर विल हिट एयर, जो पहला जो टायर है ये यहाँ पे हिट करेगा, और दिस टायर विल बी ऑन रोड, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ टायर सेम रहेगी. तो दिस इज टेंडेंसी टू बेंड दिस, ये यहाँ पे ये बेंड होगा, तो यहाँ पे हिट करने के बाद ऐसे बेंड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, यू कैन से, और या सीधे जाने के बजाय ये थोड़ी तरफ बेंड हो जाएगी, रेयर टू डेंसर. और सिमिलरली डेंसर टू रेयर में भी आप ये फिनोमिना, और इसके बारे में मैं एक और बात बताता हूँ. आई एम गिविंग वन गुड एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे दिस इज अ सी बीच, ये बीच है और ये सी है, ये सी, यू आर हेयर समवेयर, और आपका फ्रेंड इस सी के अंदर इज स्विमिंग सम हेयर. इफ़ ही कॉल्स फॉर यू फॉर एमरजेंसी, अगर वो आपको एमरजेंसी के लिए यहाँ पे बुलाता है आपको, तो व्हाट पाथ यू आर गोइंग टू फॉलो? आप यहाँ से यहाँ तक भागोगे और यहाँ जाओगे, और सीधा यहाँ तक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ जाओगे और यहाँ भागोगे, और यू विल मेक अ दिस स्ट्रेट वे, और यू विल टेक अ दिस पाथ सपोज, और यू विल टेक अ दिस पाथ. I have taken
A, B, C, D and E. There are 5 options with you. अगर मैं जनरली बच्चों से पूछता हूं कि आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर दिस C path will follow. Some say we'll follow the B path. Some say we'll follow D path. But this is all answers are wrong. That depend upon the what is your speed in on a sand. Okay, yes, this is a sand part and this is water. If you are good swimmer और आप सैंड में कम चल सकते हो और स्विम ज़्यादा कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर होगा. अगर आप यू आर गुड रनर एंड यू आर बैड स्विमर देन यू हैव टू फॉलो दिस पाथ आउट ऑफ दिस 2 पाथ. अगर इफ यू आर गुड रनर और बैड स्विमर तो आपको गुड रनर हो और बैड स्विमर हो तो यू हैव टू फॉलो दिस आउट ऑफ दिस 2 पाथ. ठीक है, आपको इस तरह से लेना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ रेयर टू डेंसर जा रहे हो आप. इफ यू आर गुड रनर एंड बैड स्विमर क्योंकि यू विल वांट यू नीड टू स्विम लेस डिस्टेंस. तो सेम लाइट हैज दिस इंटेलिजेंसी. लाइट के पास ये है, उसको पता है ये कितना डेंसर है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से इस पाथ से निकलना है. तो इसी पाथ को इसी रूल को फॉलो करते हुए लाइट है. तो सिमिलरली फॉर इफ यू आर गुड इन सैंड और पुअर इन वाटर तो दैट इज रेयर टू डेंसर. इफ यू आर बैड इन सैंड एंड यू आर गुड इन वाटर दैट इज ठीक है, या यू कैन से डेंसर टू रेयर. तो अगला फिनोमेना अगले पार्ट में देखेंगे. तो यहाँ पे एक सिंपल रूल हो गया, व्हेन लाइट travels from rare to denser it will bend towards the normal. और सिंपली जब ये यहाँ जाके हिट करेगी तो अगेन you will draw a normal here. From here denser to this phenomena, or you can say I'm highlighting this. In this phenomena अगर light would have traveled in this path but it will go somewhat this. ये लाइट यहाँ से चली जाएगी. In this case I और R एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस इंटरफेस. इस यहाँ सरफेस पे आप देखोगे दिस इज द एंगल ऑफ इंटरफेस व्हेन दिस इज फ्रॉम या रेयर टू डेंसर था, फ्रॉम डेंसर टू रेयर. यू कैन से याद रखने के लिए ऑप्टिकल रेयर, ऑप्टिकल डेंसर. ऑप्टिकल यूज द वर्ड ऑप्टिकल बिकॉज डेंसिटी इज नॉट व्हाट डेंसिटी यू स्टडी इन अदर चैप्टर्स. हेयर डेंसिटी इज ऑप्टिकल डेंसिटी. तो देखिए अगर ये देखो यहाँ पे अगर ये लाइट ये कोई भी नहीं होता तो देखो ये यहाँ जाती है. अगर ये सेम पाथ होता तो दिस इज डेविएट होगी बट इट विल डेविएट होगी यहाँ से यहाँ तक का डेविएशन जरूर आएगा बट इट विल फॉलो द पैरेलल पाथ. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. फिर यहाँ लिखोगे डेंसर टू रेयर इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. इन्हीं फिनोमेना को यूज करते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि इसी से निकला है. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, यहीं से देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड जनरली बाय म्यू एंड इन सम ऑफ बुक्स इट मे बी N. तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सपोज दिस इज एयर, दिस इज एयर और ये ग्लास है. इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी यू कैन से दिस इज अ रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम. तो सिंपली याद रखने की जरूरत है. आप बच्चे ऐसे लिखते हैं हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो ग्लास और विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिखते हैं. किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा भी लिखा होता है. और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस जिसकी बात कर रहे हैं हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए. हम इनको मिटा देते हैं. ध्यान से आपको इस बात को समझना. हम ये वाला फॉलो कर लेते हैं. चलो ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होगा डेंसर मीडियम का इट विल बी मोर देन 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से कह सकते हैं. एक हो गया एब्सोल्यूट और एक हो गया रिलेटिव.
एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का दिया हो तो दैट इज विद कंपेयर टू वैक्यूम और एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज और वैक्यूम 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस 3 से कितनी कम होगी, 3 × 10⁻⁴, उसी के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का, डेंसर मीडियम का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब, ज़्यादा होने का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एन शुड बी ग्रेटर देन डी। न्यूमरेटर कब बड़ा हो सकता है, और ये देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आप कह सकते हो, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम C टू या A वेलोसिटी इन A और वेलोसिटी इन ग्लास। देखिए यहां इस केस में यहां आप ये कर सकते हैं G और A। आपको पता बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू तभी आएगी जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, और स्पीड, मैक्सिमम स्पीड यही होती है 3 × 10⁸। तो यहां पर इसको समटाइम C and velocity of light in G, C is the speed of light in vacuum और air से भी डिनोट कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, ये बहुत बढ़िया बात है। इसको फिनोमेना को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सोच के चलोगे तो आपका कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो यहीं पर देखते हैं। अगर कोई कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दे दिया गया, सपोज कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस आर देयर, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो देखो ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तब हो सकता है, तो आपको कहोगे 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, ओके लेट्स G, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और आपको पास वेलोसिटी इन ग्लास जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5 आएगा, इट विल 2। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जिस स्पीड से लाइट आ रही थी, तो यहाँ आके वो लाइट स्लो डाउन होगी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, यानी 3:2 में। तो देखो इससे बात पता लग रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बात आपके पास समझ में आई। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप इनवर्स प्रोपोर्शनली भी सोच सकते हो, देखिए 1.5 × 2 3, 1 × 3 3, जब भी ये बढ़ेगा तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। आपने 8th क्लास में भी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। अगर सिंपली वो लगाओगे तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन सच न्यूमेरिकल। यहाँ भी ऐसा भी दिया जा सकता है, ग्लास टू वाटर और वाटर टू ग्लास, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जा सकते हैं। आप इस तरह से एक न्यूमेरिकल को मैंने जो तरीका बताया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में, आप सॉल्व करके देखना, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। और आप एक चीज़ और देखो, आप ये भी कह सकते हो V अगर जिस उसका ऊपर लिख दिया, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, गलती से आपने वहाँ लिख दिया, तो आप यू कैन राइट डाउन दिस, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और एयर। अगर ग्लास और वाटर का है, ध्यान से देखो, हम एक केस और ले लेते हैं, दो रिलेटिव। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी। और you can take number of questions from water, जैसे suppose this is water और this is glass। refractive index of water का दे दिया आपको suppose 4/3 और glass का दे दिया 3/2, refractive index दे दिए ये। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये है absolute, ये है with compare to
एयर। जब भी विद कंपेयर टू वैक्यूम और एयर होगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। पर रिलेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है, रिलेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखोगे कैसे करना है। तो आपको अभी देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है वाटर से, तो आपको वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास निकालनी होगी, और वो आप एब्सोल्यूट से निकाल सकते थे। और सिंपली कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको, आई होप एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। चलो मेरे ख्याल से अभी इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक स्नेल्स लॉ पे बात कर लेते हैं। स्नेल्स ने कुछ भी कोई खास इस चीज को रिलेटिवली एंगल के साथ रिलेशन फाइंड आउट करने की, अब तक तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे दैट वाज ऑन द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। बट स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट फॉर टू मीडियम, अगर दो यही ले लेते एयर एंड ग्लास, और जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, स्नेल लॉ यही बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा इस एंगल का और इस एंगल का। इफ विल इंक्रीज दिस एंगल, अगर इस एंगल को बढ़ा दें, देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल नॉर्मल से बढ़ा दिया जाए, सपोज दी ये एंगल 30 था और ये 45 ले लेते हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा ही एंगल आएगा, ये 45 और ये एंगल सपोज 30 है, तो साइन आई साइन 45 बाई साइन आर साइन 30 की वैल्यू रख दोगे तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और फिर पूछ लिया जाए तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, जो भी एंगल होगा ये, तो साइन 60 आप कह सकते हो साइन 60 डिग्री बाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू, अगर सेम मीडियम है एयर और ग्लास है तो आपके पास होगा दैट विल बी द साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ इसको स्पीड जो चेंज हो रही है तो इसको एंगल्स की टर्म्स में बताते हैं, और दिस इज नॉट द टाइम एक्यूरेट टाइम बिफोर योर एग्जाम। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो एग्जामिनेशन में आती हैं। तो इन सेपरेट वीडियो आई विल गिव द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी स्नेल्स लॉ का देंगे। चलो ठीक है, आई होप यू विल वेरी कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट रिफ्रैक्शन। ओके, एक और बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या एक ग्लास स्लैब में एक लाइट रे परपेंडिकुलर डलती है और वो स्ट्रेट चली जाती है, क्या यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? क्या यहां पे कोई रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन यहां पे भी हो रहा है, बिकॉज यहां स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, बेशक बैंड नहीं हो रही है। जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्शन ओनली टेक प्लेस व्हेन लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो, बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, ग्लास है यहाँ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से यहाँ पर 3 हो गया। तो स्टिल, तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में आप कह सकते हैं इट इज नॉट नेसेसरली दैट देयर शुड बी एनी डेविएशन इन द पाथ, बट द चेंज ऑफ द स्पीड इज द मोर फंडामेंटल definition of refraction. Okay, this refraction part and definition of refraction, Snell's law, refractive index, ये मेरे ख्याल से आपका सबका बहुत अच्छे से हो जाएगा इतनी इंफॉर्मेशन के साथ। नाउ वी आर कमिंग टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ओके, मैं यहाँ शुरू करने से पहले एक बात सबको बहुत एडवाइस करूँगा कि आपको कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन अगर आप पढ़ लोगे, और यू कैन गो बैक टू द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो, पहला जो पार्ट 1 है हमारा वीडियो, उसको अगर नहीं देखा है तो उसको डेफिनेटली देख लें, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा।
तो चलो कल करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस फिर से मैं बताऊंगा, दीज आर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज हैं, ओके। स्फेरिकल लेंसेज में कन्वेक्स और कनकेव आते हैं। देखिए सपोज एक स्फीयर है, सॉलिड ग्लास स्फीयर, तो इसको अगर हम किसी पार्ट से यहां से हम काट देते हैं तो यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली, आपके पास इतना बच गया। तो दिस इज नथिंग बट ए कन्वेक्स लेंस। पर हमारे जो सिलेबस में हम डबल कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, यानी ऐसी ही और एक लेयर ऐसे और जोड़ दिया जाए तो दिस विल बिकम योर कन्वेक्स। और अगर ऐसा सोचिए, अगर ऐसी कटिंग को हम अपोजिट में जोड़ दें, ऐसी कटिंग को हम अपोजिट फेसेस में जोड़ दें, अगर कोई सॉलिड ऐसा होता तो दैट विल बी नोन एज ए कनकेव लेंस, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस बिफोर, जैसे आपको मिरर्स में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन से पहले बेसिक कुछ पता होना चाहिए। जैसे हम कन्वेक्स लेंस ले देते हैं, कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग क्यों है इस बात पर भी देख लेते हैं क्यों है, ठीक है। दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, और ये इसके दोनों तरफ आपके पास फोकस होंगे, क्योंकि सेम अगर फोकल लेंथ के, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि अगर ये कर्व होता है, स्फीयर होता, तो दिस वुड हैव बीन 2f, ओके। सिमिलरली लाइक दिस विल बी फोकस एंड 2f ऑफ इफ दे आर ऑफ ए सेम कर्वेचर, ठीक है। अभी एक बात देखो क्या हो रहा है, लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो यहां बीच में से हम बेंड करेंगे और इट विल गो टुवर्ड्स फोकस। यहां पर देखना, ये रिफ्लेक्शन है तो लाइट पास कर रही है। मिरर्स में रिफ्लेक्शन था तो लाइट वाज नॉट पासिंग थ्रू द मिरर, यहां पर पास कर रही है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मिरर और लेंसेज में, आपको ध्यान से देखना है। तो कोई भी कितनी भी लाइट आएंगी सब की सब कन्वर्ज होंगी, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ओके, ये कन्वर्ज क्यों होंगी आप देखो थोड़ी सी देर के लिए, एक मिनट लगेगी, बट दैट इज सम चेरी ऑन टॉप, दैट इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। सपोज यहाँ पे आप सर्कुलर था तो इस पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास नॉर्मल होगा। देखिए इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है। आप देखोगे जब भी कोई सर्कुलर पार्ट होता है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो हर पॉइंट जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे एवरी पॉइंट इज इन अ सर्कल इज प्लेन, यू कैन से। अगर बहुत मिनिएचर फॉर्म में देखोगे तो वो एक आपके पास प्लेन जैसा बिहेव करेगा जब नॉर्मल होगा। तो देखोगे यहाँ पे आई है, और मैंने बताया था व्हेन एवर लाइट बैंड जब भी जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी, तो यहाँ से वो बैंड करेगी, लाइट जानी चाहिए थी यहाँ पे स्ट्रेट और बैंड कर जाएगी यहाँ पे, और फिर से एक यहाँ पे इस अब की बार नॉर्मल ऐसा होगा। देखिए इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका इससे जाएगा टेंजेंट ये होगा इसका, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि रेडियस ये होगा 2f इसका, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से अब इस फिनोमेना को आप ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ से जब डेंसर टू रेयर जाएगा, अगर जानी चाहिए थी लाइट रे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और इसलिए ये कन्वर्जिंग है। यहाँ पे दोनों जगह पे, दोनों फेसिस पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, बट हम जनरली उसको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं, यहाँ गए और यहाँ बीच में से ऐसे मोड़ देते हैं। तो आप यहाँ और यहाँ का बताने के लिए दैट इज जस्ट दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपके पास 2f से पैरेलल कोई भी लाइन रे जाएगी वो f से पास हो जाएगी, ठीक है। और एक दूसरी बात है, अगर फोकस से जाएगी, फोकस से कोई लाइट रे जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। दो बात
पहली और दूसरी बात बहुत सिंपल है. If a light ray is going parallel to the principal axis, it will pass through the focus, and if any focus से जाएगी तो it will turn into the parallel to principal axis. Third important, very important, if any light ray passes through the optical center, it will pass through straightway. ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सर देखो यहाँ पर भी वही जो फिनोमिना जो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है वही फिनोमिना जो ऊपर बताया, तो इस फिनोमिना को आप समझ रहे हैं. इन तीन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल गलत नहीं होगी. वी आर टेकिंग सम स्पीडी. अगर आपने मिरर्स अच्छे से पढ़ रखे तो हम थोड़ा सा स्पीडी जाएंगे. और यहाँ पे देखते हैं पहले व्हेन 6 की 6 कंडीशन हम सोच लेते हैं. पहला है एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. सेकेंड कंडीशन है बिटवीन एफ एंड 2f. ओ सॉरी बिटवीन बियॉन्ड 2f लिख लेते हैं. बियॉन्ड 2f. बियॉन्ड 2f. ठीक है. यहां देखो अगर बहुत सारी एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज अपीयर्स टू बहुत इन्फिनिटी का मतलब इसकी कर्वेचर से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा है तो हम उसको इन्फिनिटी लेंगे. तो इन्फिनिटी लेंगे तो वो कन्वर्ज हो जाएगा टुवर्ड्स फोकस. तो आप कह सकते हो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और बहुत छोटी बनेगी. ठीक है. रियल कन्वर्ज हो रही है तो रियल रेज टकरा रही हैं तो आप कह सकते हो रियल इमेज बनेगी. रियल ऑन द राइट साइड ऑफ एट फोकस. ठीक है. ये सारी कंडीशन आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो यहाँ पे देखते हैं. टेक दिस कंडीशन. लेट्स दिस इज अ ऑप्टिकल सेंटर f. इफ यू आर टेकिंग ऑप्टिकल सेंटर से f का डिस्टेंस जितना ले रहे हो 2f का उतना ही लेना है. और ऑब्जेक्ट 2f से दूर है तो यू नीड टू टेक 2 मिनिमम रे टू फ्रेम या फॉर्म इमेज. तो आपके पास एक जाएगा पैरेलल और फोकस से पार हो जाएगी, फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी. और दूसरी इमेज आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी रे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये स्ट्रेट चली जाएगी. तो देखो यहाँ जहाँ भी हिट करेगी तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, बियॉन्ड 2f है तो f एंड 2f के पास देखो ये इसका अगर आप स्केल से आप करोगे तो ये आपके पास ऐसी इमेज बन जाएगी. ये 2f है सपोज. तो याद रखिए मिरर में भी हमने कहा था बियॉन्ड 2f थी तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद बिटवीन f एंड 2f ही बन रही थी. यहाँ भी f एंड 2f ही बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, बट दैट विल बी रियल इन द केस. तो यहाँ पे इससे छोटी बनेगी. एक्चुअली हमारा ये सब थोड़ा सा आप बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि अगर आप स्केल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. इट विल बी स्मॉलर देन दिस. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट तीसरी कंडीशन है बिट एट 2f. तीसरी सिचुएशन है. यहाँ हम थोड़ा ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा ड्राइंग, क्योंकि हमारा एक तो ये बहुत अच्छे से बनाई है और f का जो लेंगे और 2f लेंगे और यहाँ भी सिमिलर डिस्टेंस पे f एंड 2f लेंगे. और हम तीसरी कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f. 2f पर ऑब्जेक्ट को अगर रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी. अगर सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट तो यहाँ से जाएगा पैरेलल तो दिस विल गो फ्रॉम हेयर और यू विल टेक दिस फ्रॉम हेयर, यू विल टेक दिस. तो आपके 2f पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है. साइन कन्वेंशंस
आप वही फॉलो करोगे जो आपने मिरर में किया था। एनी रे कमिंग फ्रॉम द, हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। जो भी इस तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, जो भी इस तरफ करेंगे वो नेगेटिव। लाइक यूर कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जैसे आप करते हैं, वही न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन यूज करोगे। तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पार्ट पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, एफ बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f पर जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एफ, सपोज दिस एफ 2f, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ f है और ये 2f है। देखिए अब यहाँ जाएगा, इट विल गो पैरेलल टू दिस, और यहाँ स्ट्रेट जाएगा तो देखो इनलार्ज होगा और बियॉन्ड 2f होगा। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज होता जा रहा है तो इमेज इज गेटिंग बिगर, एंड सेम वाज इन द केस ऑफ कनकेव मिरर्स, बट वहाँ पे आपको इधर इमेज बन रही थी, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। इमेज की कंडीशंस याद रखने के लिए मैं आपको फिफ्थ कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया। देखिए यहाँ पे एफ पे ही ऑब्जेक्ट रखती है, यहाँ से कोई भी जाएगी पैरेलल तो इट विल गो फ्रॉम एफ ओनली, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से कोई जाएगी तो स्ट्रेट चली जाएगी। तो देखोगे ये पैरेलल रे मिल रही है, तो इसलिए उसी का फर्स्ट का कंडीशन एट एफ है, एट एफ। फिफ्थ कंडीशन इज एट एफ। तो आपको इन्फिनिटी पे बनेगी, जैसे इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी थी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी बिकॉज द रेज आर नॉट मीटिंग एनीवेयर। तो सिक्स कंडीशन जो है वो देखिए, सिक्स कंडीशन जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में होगा तो क्या होगा। देखो अगेन दिस इज गोइंग टू हैपन, और एफ से ही कन्वर्ज हो जाएगी, और यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ से जब जाएगी तो देखो ये दिस इज गोइंग डाइवर्स, ये जा रही है तो इट इज नॉट गोइंग टू मीट समवेयर, तो इट्स अपीयर टू मीट, ऐसा इट्स अपीयर टू मीट एट द बैक साइड। क्योंकि हमारी आंखों को सीधा देखने की आदत है तो हमारी आंख इस तरफ देख पाएंगी, हमें ये वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बिकॉज नो रियल रेज आर मीटिंग, ये इट्स अपीयर्स टू मीट, ऐसा आभास होगा हमें, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा, और बड़ी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये कंडीशन हमारे यूजेस में बहुत काम आएगी, यूजेस में जब पढ़ेंगे तो ये कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, तो हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी, और ऑन द लेफ्ट साइड बनेगी, वो न्यूमेरिकल पार्ट में अपने आप साइन कन्वेंशन में माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं कनकेव। कनकेव का आपको सिर्फ एक ही केस होगा, ध्यान से देखिए। कनकेव के बारे में पढ़ते हैं, कनकेव क्या होता है। कनकेव इज नॉट कन्वर्जिंग, इट्स अ डाइवर्जिंग, अनलाइक कन्वेक्स। डाइवर्ज क्यों होगा सोचिए पहले तो। लेट्स टेक अ फिनोमिना ऑफ कनकेव लेंस। दिस इज अ कनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट समवेयर, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए जब भी कोई रे आती है, चलो ऑब्जेक्ट वाला केस बाद में ले, जब भी कोई रे आएगी इट विल डाइवर्ज सच दैट इट अपीयर्स टू पास थ्रू एफ।
ठीक है, आप स्केल का यूज़ करना जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और सम टाइम ड्रॉ द लेबल डायग्राम, न्यूमेरिकल आके भी ये क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, यू कैन यूज स्केल एंड पेंसिल टू ड्रॉ। यहाँ डॉटेड लाइन इसलिए बनाए क्योंकि दिस इज नॉट रियल रे, रियल रे तो ये है, दिस इज रियल रे, क्योंकि यहाँ और इस फिनोमिने को भी समझेंगे तो आप सोचोगे देखो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस चीज़ को समझने की जब भी ये एंगल होगा, यहाँ रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम, क्योंकि इसका टेंजेंशियल और उसका टेंजेंशियल का स्लोप जो था वो बहुत डिफरेंट था कन्वेक्स और कनकेव में। तो इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। फिर अगेन दिस फिनोमिना विल हैपन, दिस विल बी द नॉर्मल, ये एंगल होगा। अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, जानी चाहिए थी यहाँ और अवे जाएगी। देखो आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर बीच में ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेगा। इट विल हेल्प यू इन फर्दर क्लासेस व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ये चीज़ आपको समझना है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ए डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब इसकी दो ही कंडीशन है जनरली, एक कह सकते हो, एक तो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सॉरी वी हैव टू मेक concave when object is at infinity। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, सपोज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ रहा है, सारी रे इन्फिनिटी से आ रही है, दीज विल डाइवर्ज सच दैट, कितने भी ले लीजिए इस तरह से डाइवर्ज करेंगी, दे आर मीटिंग द डॉटेड लाइन, मेक दिस डॉटेड, और यहाँ से भी इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। दैट इज वाई दिस सारी की सारी रे बाहर की तरफ इस तरह से डाइवर्ज करेंगी, इसलिए डाइवर्जिंग होगा। बट इमेज इसकी फोकस पर बनेगी, अपीयर्स टू बी एट फोकस, वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज, वहाँ पे फोकस पे बन रही थी कन्वेक्स लेंस में, बट दैट द अदर साइड ऑफ लेंस बन रही थी। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, ध्यान से देखिए, हमें उसी बात पे जाना है। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे कहीं भी हो, एफ ओ एफ टू एफ, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हेयर, देखिए ये रे गई, इट विल बेंड बाहर की तरफ जाएगी, बट पीएस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो पार चली जाएगी। देखो ठीक है, हमेशा जो बनेगा, कहीं भी आप शिफ्ट कर लो इसको ऑब्जेक्ट को, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू मेक अ बिटवीन ओ एंड एफ इरेक्ट वर्चुअल, क्योंकि देयर इज नो डाइवर्जिंग, सिंस इट इज डाइवर्जिंग तो आपको इस इमेज पे ध्यान देना है। तो मैग्निफिकेशन पार्ट पे चलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन अगर आप स्ट्रांग है तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ये पता लग जाएगा कि ऐसा आंसर आने वाला है, मेरा प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, किस तरफ इमेज बनेगी, तो आप पहले से इजीली डिड्यूस कर पाओगे सिचुएशन को, और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में आपको यही ले लेते हैं, कन्वेक्स ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन में क्या होगा, सपोज दिस इज इन सेंटर, टेक दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, अगर f और 2f, और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेता हूँ, ध्यान से देखिए, ये जाएगा f से, ये f से चला गया और ये चला गया 2f है, तो बिटवीन f एंड 2f ये f है, और सपोज ये 2f है, तो आपको पता है ऐसा बनेगा। ओके, और सब बातों को भूल जाओ। अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ सब, तो दिस ट्राइंगल, दिस एंगल इज वर्टिकल अपोजिट, दिस इज 90 डिग्री, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो दिस लेट्स दिस इज h
दिस इज एच डैश, क्योंकि एज यू अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया तो दिस इज गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू। आपको एच डैश बाई एच ही मैग्निफिकेशन होता है। तो आपको पहले बताया था मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 से ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब इमेज बड़ी बनी है, क्योंकि न्यूमरेटर तभी बड़ा होगा जब साइज ऑफ इमेज, अगर साइज छोटी बनी है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1 व्हेन दिस हाइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे आप करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अनलाइक जैसे आपने याद हो तो हमने -v/u प्रूव किया था इन मिरर्स में मैग्निफिकेशन हमारा ये आया था। तो ध्यान से देखिए, सिमिलरिटी से करते हैं। यहाँ पे ये h है, ये अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे -h हो जाएगा। वी आर कंसर्न अबाउट h डैश बाई h। देखिए अगर हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये दिस इज नथिंग बट -u। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वी डिनोट बाई u, तो दिस विल बी -u सिंस दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एंड ये राइट है, तो ये इट विल बी v प्लस v ओनली। तो यहाँ पे आपके पास होगा, देखिए सिमिलरिटी से दिस इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है। अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो आपके पास मिलेगा v बाई -u, और आपको ये -h है क्योंकि साइन कन्वेंशन नीचे जो भी लेंगे माइनस, ऊपर लेंगे जो प्लस, लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस। और अगर आप माइनस से माइनस, ऊपर भी माइनस लिख सकते हो और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट m। यहाँ साइन कन्वेंशन v/u होगा मिरर्स में, जैसे -v/u था, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंसेज। यहाँ से आपको इमेज ratios of the sizes of image can be find out with this ratio, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई विल टेक अ न्यूमेरिकल ऑफ वेयर मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, here there are two numerical, one from concave lens and another from convex lens। ध्यान से देखिए और ड्रा द रे डायग्राम। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। ओके, कनकेव लेंस बनाते हैं ऑफ फोकस 60 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकस इस तरफ होगा, लेट्स दिस बी 60 सेंटीमीटर। ओके, एफ इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट को यहाँ 30 सेंटीमीटर रख दिया, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, और इसकी जो ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज गिवन हेयर 9 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यू कैन से दिस u इज 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन बाद में यूज करते हैं, और यू कैन राइट f इज इक्वल टू -60 and u is equal to -30 centimeter. Determine nature, position, length of image, draw the ray diagram using this. Okay, आपको पता है, पहले तो आप रे डायग्राम यूज करिए। एक जो लाइन यहाँ से जाएगी, it will diverge back such that, okay, same यूज किया, and second one will be पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी स्ट्रेट चली जाएगी। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ हुई है। तो आप और इसके नेचर को भी और इसकी हाइट को भी हमें इस न्यूमेरिकल में बताना है। देखो ध्यान से, अगर आपको लेंस फार्मूला, ध्यान से देखिए, लेंस फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अभी, और विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर डेरिवेशन। ओके, ध्यान से देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। आपको फोकस यहाँ रखेंगे 1/-60 साइन कन्वेंशन के हिसाब से।
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/- u इज 30 -30। ओके, देखो ध्यान से, तो आपके पास होगा 1/60 इज इक्वल टू -1/60 इज इक्वल टू 1/v, और ये प्लस आएगा तो 1/30 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो इस तरफ आएगा, तो -1/60 -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो यू अगर इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एलसीएम होगा 60, तो यू आर विल बी हैव -1 और -2 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे आपके पास -3/60 इज इक्वल टू 1/v, तो कैंसिल हो जाएगा, -1/20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, जो कि देखो आपको पहले ही पता लग गया, आपको पहले से इमेज से पता लग गया था इस तरफ आना है तो माइनस में ही आंसर आना होगा। तो इट विल बी, अगर आपको रे डायग्राम। अब बात करते हैं नेचर हो गया। नेचर कैसा होगा? डिमिनिश्ड, इरेक्ट पोजीशन, इट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और कितनी दूर होगा? 20 सेंटीमीटर पे, और लेंथ ऑफ इमेज और इसकी हाइट ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन याद रखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन क्या है हमारा? v/u, v इज नथिंग बट 20 -20 22 -30 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 मैग्निफिकेशन आ गया। तो आप कह सकते हो h'/h, h की जगह 9 रख देंगे, इज इक्वल टू नथिंग बट 2/3, मैग्निफिकेशन 2/3 है। तो आपके पास h' विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज होगा, 9 जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आपको पता भी लग रहा है 9 से तो कम ही आना है, तो आपको कभी भी h1 की हाइट है 6 सेंटीमीटर। आप इस तरह से सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे न्यूमेरिकल से सिर्फ साइन कन्वेंशन की गलती से डरते हैं। अगर आपका रे डायग्राम पार्ट बहुत अच्छा है तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एंड विल मेक इट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, और विच इज़ 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। देखो ध्यान से देखो, 20 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ, और वहाँ पे 18 सेंटीमीटर पर ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 18 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट है हमारा O और F के बीच में। आपको पता है क्या होगा, जब ये लाइट इस पैरेलल जाएगी तो आपके पास फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जाएगी तो तो आप कभी भी ये डाइवर्ज हो रही हैं, देयर विल नॉट। आपको याद रखना चाहिए, जब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था तो एक ही केस था जहाँ ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था तभी इमेज कहाँ बन रही थी। अगर हम यहाँ पर इफ विल प्रोड्यूस दिस एज दिस, तो इमेज विल बी लाइक दिस। तो अभी आपको यहाँ पे आपको पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू कैन यूज, ये 18 है, -18 is u is given -18 here, f is given -20 here। तो अगर आपको इसकी हाइट क्या लेंगे, देखो f यहाँ पर +20 लेंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, इसके लिए फोकस ये काम करता है। तो यहाँ पे अभी v फाइंड आउट करेंगे, आपको अपने आप आ जाएगा। अब डोंट गेट कंफ्यूज योर सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है तो यू कैन आइडेंटिफाई द योर मिस्टेक बाई यूजिंग द
रे डायग्राम। अब अगर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज 20, 1/20, 1/v यू हैव टू फाइंड, माइनस 18 तो प्लस 1/18 हो जाएगा। तो आपके पास 1/v होगा 1/20 माइनस 1/18, आपके पास देखो v 20 होगा। तो हम एलसीएम आपके पास आ जाएगा 180 होगा। तो 29 जा और 18 10 जा, तो माइनस 1/180 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 180 सेंटीमीटर। देखो माइनस 180 आ गई आपके पास, पता है माइनस 180 बहुत दूर बन रही है, इसके 10 टाइम्स दूर बनेगी अगर हम और इसको प्रिसाइजली करते तो इट मे बी हेयर। तो आपको देखो माइनस आपको पता था पहले से माइनस, पर यहाँ पे याद रखना इन convex lens will take focus as a positive because all rays passes through this right side में यहाँ कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो आई होप, अगर पावर ऑफ लेंस की पे बात कर लेते हैं लास्ट 1 मिनट। पावर ऑफ लेंस आपको पावर ऑफ लेंस डायप्टर में मापते हैं 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स, याद रखिए, और इतने डायप्टर हो जाएगा। तो बस अब सेंटीमीटर में गिवन है फोकस, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और 1/f हो जाएगा। विद साइन ले लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, इधर इसके लिए पॉजिटिव केस आएगा और कनकेव के लिए वो नेगेटिव आएगा। यहाँ से आपके जो आप अगला चैप्टर पढ़ोगे जो आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें जो आप मायोपिक और हाइड्रोमायोपिया पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट माइनस और प्लस का, वहाँ पे भी आपके चश्मे के स्पेक्टिकल्स में कैसे कैसे कौन सा लेंस कब यूज़ होता है, तो यूजेस में आप ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है। और आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड इफ यू आर फाइंडिंग दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग, please don't forget to share, subscribe or like and recommend to your friends. Thank you. Have a nice day.